जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे संविधान की जो अनुसूची है जिसे हम लोग शेड्यूल के नाम से जानते हैं और हमारे संविधान का जो भाग है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी की परीक्षा में इस टॉपिक से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके एनटीपीसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम लोग अपने भारतीय संविधान की बात करें तो दो डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक तो हमारी है 26 नवंबर 1949। क्या नाम है? 26 नवंबर 1949। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी को लागू किया गया? क्योंकि आपको अगर याद हो तो कांग्रेस का 1929 में एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में और वहां पर पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया था और इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसी को चिन्हित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई थी। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो आपको मिलेंगे 448 अनुच्छेद। इसके अलावा जो भाग हैं उनकी संख्या हो चुकी है 25 और अगर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं तो इनकी भी संख्या हो चुकी है यहाँ पर 12। कितनी? 12 शेड्यूल इनकी संख्या हो चुकी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंक के एग्जाम होते हैं उनके लिए शुरू किए जा रहे कई सारे नए बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो हमारे बैच होते हैं प्रत्येक सोमवार को नए बैच की शुरुआत होती है और अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको उसकी लिंक दी गई है। यहाँ पर आपको जो भी हमारे बैंक क्षेत्र के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं उन सभी से पढ़ने का मौका मिलता है। कई बार आप लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करते हैं तो उसके कौन कौन से बेनिफिट होंगे। तो मेजर बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर कोर्स को परचेज करेंगे आपको उस पार्टिकुलर बैच का क्या शेड्यूल होगा, यानी कि कौन सी क्लास किस दिन और किस समय पर चलेगी, उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। जो भी आपके एजुकेटर होंगे यानी कि जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनके साथ में डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा लैंग्वेज भी आपके लिए बैरियर नहीं होगा क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 12 भाषाओं में आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा क्लास के दौरान आप लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप कोई क्विज देते हैं तो वहां पर आप चूज करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है, उसी प्रकार से लाइव क्लास के दौरान आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी जो हमारे टॉपिक होते हैं उनको यहाँ पर डिटेल्ड वे में कवर कराया जाता है। इसके अलावा कहीं से भी आप इन सभी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपके सारे डाउट भी यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं और समय समय पर रिवीजन के लिए क्लास के समय ही आपको यहाँ पर पीडीएफ और जो अन्य लर्निंग मटेरियल होते हैं वह सारे भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको यूज करना है कोड KV10। जैसे ही आप कोड KV10 यूज करेंगे तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेलवे एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी आपको अनअकैडमी में मिलेगा। 1 महीने का कोर्स मात्र 600 रुपये का है। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर भी अगर आप कोड KV10 यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो 10% डिस्काउंट है ये जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स अनअकैडमी के ऊपर परचेज करना है तो उससे आप अभी परचेज कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि कोड KV10 आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आइए अब हम लोग एनटीपीसी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का प्रावधान दिया गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये है हमारे भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के
35 तक आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। और आर्टिकल के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें आपको कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो 8वीं अनुसूची की बात करें, यानी कि 8th शेड्यूल की बात करें, तो इसमें आपको 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। कितनी? 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। तो जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय इसमें कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। उसके बाद में 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और उस दौरान इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और उस समय इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया जाता है। फिर हमारा 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और उस समय इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया जाता है। तो आखिर में आपके बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया था। और ये प्रश्न आपके एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी भाषाएं हैं उनको 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है, और इनकी संख्या वर्तमान में है 22। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अनुसूची के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी कि आप कौन सा काम करेंगे और मैं कौन सा काम करूंगा, इसके बारे में डिसाइड किया गया है। तो ये आपको मिल जाएगा 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा कि केंद्र सरकार की कौन सी शक्तियां हैं और राज्य सरकार की कौन सी शक्तियां हैं। अब कैसे ये डिसाइड होता है? तो इसके लिए हमारे होते हैं विषय, और उन विषयों को अलग अलग सूचियों में रखा गया है। जैसे कि 3 प्रकार की सूचियां आपको देखने को मिलेंगी। एक हमारी है संघ सूची, जिसमें शुरुआत में 97 विषय थे, अब इनको बढ़ा करके 100 कर दिया गया है। इसके अलावा एक हमारी राज्य सूची है, जिसमें शुरुआत में 66 विषय थे, अब इनको कम करके 61 कर दिया गया है। और उसके बाद में है समवर्ती सूची, जिसमें शुरुआत में 47 विषय थे और अब इनको कर दिया गया है 52। अब ये है क्या? तो देखिए, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई मुद्दा होगा तो उसके ऊपर, यानी कि किसी विषय के ऊपर जो कानून बनाए जाते हैं, वह कानून यहाँ पर बनाएगा कौन। तो 100 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून हमारा केंद्र सरकार बनाती है। 61 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून हमारी राज्य सरकार बनाती है, और 52 विषय आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया तो उस स्थिति में जो केंद्र सरकार वाला कानून है वह यहाँ पर मान्य होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अनुसूची में जो हमारे विभिन्न संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है 3rd शेड्यूल में। किसमें? जो हमारी 3री अनुसूची है उसमें शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2020 तक हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इनकी संख्या है 25। कितनी है? टोटल पार्ट्स की संख्या यहाँ पर है 25। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो प्रावधान है, वह संविधान के किस भाग में शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था भाग 4th ए में। किसमें? भाग 4th ए में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में मौलिक अधिकार को यहाँ पर शामिल किया गया था। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। और ये प्रावधान हमने लिया कहाँ से है? तो ये हमने लिया है यूएसएसआर से, यानी कि जो उस समय का सोवियत संघ था, उससे हमने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया था। और इसमें आपको 11 कर्तव्य देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 11 कर्तव्य देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान में कौन सा पंचायतों से संबंधित है, यानी कि बात हो रही है कौन सा हमारा जो भाग है वह पंचायतों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान का भाग 9 है, कौन सा? जो हमारे संविधान का भाग 9 है वह यहाँ पर पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये हमारा है भाग 4। कौन सा? जो हमारे संविधान का पार्ट 4 है, जिसमें आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 देखने को मिलेंगे। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में किस अनुसूची को शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारी है 9th शेड्यूल। कौन सी? 9वीं अनुसूची, जो हमारे संविधान में पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल की गई थी। इसका मुख्य रूप से काम ही यही था
कि अगर कोई कानून यहाँ पर बना दिया जाता है और उस पार्टिकुलर कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी हाई कोर्ट है उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, यानी कि उस कानून की जांच नहीं कर सकती है। तो ये हमारा आया था 9th शेड्यूल से। तो इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से जो भी हमारे अनुसूचियाँ हैं या जो भी हमारे यहाँ पर भाग हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग पहले संविधान की जो अनुसूचियां हैं 12 उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग पहले अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें प्रावधान दिया गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 1 से 4 हैं उनको हमने भाग 1 में रखा हुआ है। तो यहाँ पर अनुसूची में बताया गया है कि वह कौन से राज्य हैं या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हैं। जैसे कि अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में जो प्रावधान है वह हमारे संविधान के पहली अनुसूची में रखा गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इसके अलावा राज्यसभा के सभापति हो गए, तो इन सभी के जो वेतन और भत्ते होते हैं उनके बारे में प्रावधान अनुसूची सेकंड में दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। थर्ड की अगर हम बात करते हैं यानी कि तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, इन सभी का जो शपथ होता है उसके बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है जिसे हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उसके स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पर हमारे विधानसभाएं हैं यानी कि जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वहाँ पे आपको राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती हैं। तो किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी इसके बारे में प्रावधान हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी और छठी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि हमारे देश में ऐसे क्षेत्र जो कि अनुसूचित लोगों के लिए है, जहां पर आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिलती हैं, या फिर ऐसे क्षेत्र जो कि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही बात है आप कह सकते हैं। तो इनमें किस प्रकार से प्रशासन होगा और इस एरिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान पांचवी अनुसूची में देखने को आपको मिलता है। उसी प्रकार से 6 शेड्यूल की बात करते हैं तो ये अक्सर चर्चा में भी रहता है और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, यहाँ के जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर याद रखना है कि पहली अनुसूची में हमारे यहाँ पर जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल या जो भी अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे इसके बारे में प्रावधान यहाँ पर है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची की बात करें तो जो भी हमारे राज्यसभा की सीटें होती हैं राज्यों में, उन सीटों का जो स्थान है उनका आवंटन यहाँ से किया गया है, यानी कि उनके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं या फिर अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनका प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से वहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान है। और 6 शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो 4 राज्य हैं उनके यहाँ पर जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। देखिए मान लीजिए अगर ये हम मान लेते हैं हमारा उत्तर पूर्वी भारत, तो ऊपर आपको मिलेगा असम, तो ये हमारे 6 में शामिल है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय, तो ये भी हमारे 6 शेड्यूल में शामिल है। उसके बाद में यहाँ जाइए तो त्रिपुरा है, ये भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम, तो ये 4 राज्य हमारे छठी अनुसूची में शामिल हैं। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने भी एक बिल पास किया था कि हमको भी छठा शेड्यूल में शामिल किया जाए और लद्दाख को भी इसमें शामिल किए जाने की योजना है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर 4 राज्य ही शामिल हैं। फिर बात करते हैं 7th शेड्यूल की। तो 7th शेड्यूल के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। हमारे यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वे किस प्रकार से विभाजित होंगी, यानी कि किस विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी,
किस विषय के ऊपर हमारी जो केंद्र सरकार है वह कानून बनाएगी, उन सभी के बारे में मेंशन हमारी 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो 7वीं अनुसूची को हम लोग संघीय ढांचा के रूप में भी जानते हैं और इसमें आपको 3 सूचियां मिलेंगी। एक हमारी है संघ सूची, दूसरी हमारी है राज्य सूची और तीसरी यहाँ पर है समवर्ती सूची। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 8th शेड्यूल की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुल 22 भाषाएं देखने को मिलेंगी। कितनी? 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिर बात करते हैं 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल की बात करें तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। पहला संविधान संशोधन जो होता है 1951 में, उसके बाद में इसे शामिल किया जाता है हमारे संविधान में। तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य रूप से उन कानूनों को रखा जाता है जिनको हमारी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार चाहती है कि इनका किसी भी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू ना होने पाए, यानी कि कानूनों की न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9th शेड्यूल को हमारे पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही यहाँ पर अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। फिर बात करते हैं 10th शेड्यूल की। तो 10th वाला भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप देखते होंगे दल परिवर्तन, यानी कि जो हमारे यहाँ पर विधायक या फिर सांसद होते हैं और जीतने के बाद में अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके आधार पर किस प्रकार से उनका जो सिलेक्शन है उसे यहाँ पर रद्द किया जाएगा, वह आपका है दल परिवर्तन और इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1985 में और इसी के माध्यम से हमारे अनुसूचियों की सूची में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम 11वीं की बात करते हैं। तो जो हमारी पंचायती राज है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया और नगर पालिकाओं के जो अधिकार हैं उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार आइए मैं रिवाइज करा देता हूँ। 7वीं अनुसूची की बात करें तो हमारा संघीय ढांचा इसमें है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 22 भाषाएं यहाँ पर शामिल हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें तो अगर किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाना है तो उसके लिए आया था 9th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल परिवर्तन के आधार पर जो यहाँ पर अयोग्यता होती है उसके बारे में प्रावधान 10वीं में है। 11वीं है पंचायती राज और 12वीं हमारी है नगर पालिका। तो बहुत ही आसान है, आसानी के साथ में आप इसको याद कर सकते हैं। फिर भी इन 12 के लिए भी लोग ट्रिक खोजते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे तो आप आसानी के साथ में इन्हें याद कर पाएंगे। अब आइए हमारे संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भागों की संख्या वैसे तो 25 है, सारे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं पहले भाग की। तो हमारे संविधान का जो पहला भाग है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल किया गया है और इसमें हमारे जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में जो भी एक समान प्रक्रिया वाले अनुच्छेद थे उन्हीं के लिए यहाँ पर भाग को बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक भाग बना दिया जिसका नाम था संघ और उसके राज्य क्षेत्र और इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल थे उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे भाग की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है और नागरिकता से जुड़े हुए जो भी हमारे अनुच्छेद हैं उसको हमने यहाँ पर एक साथ में रख दिया। तो इसीलिए भाग हमारे संविधान में बनाए गए थे। तो दूसरे भाग की बात करें तो 5 से 11 तक है और नागरिकता का प्रावधान इसमें दिया गया है, यानी कि सिटीजनशिप का। फिर बात करते हैं तीसरे की। तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं और इसमें हमारा है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, और इसे हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। फिर बात करते हैं चौथे भाग की। तो इसमें हमारे 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। इसे हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डीपीएसपी के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं भाग 4A की। तो इसे संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था और इसमें केवल एक ही आर्टिकल हमारा शामिल है जिसका नाम है आर्टिकल 51A। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब देखिए, इसको आप आसानी के साथ में यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
पहले जो हमारा पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, तो उसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है अगर कोई देश होगा तो पहले हम लोग यही बात करेंगे कि उसका एरिया कितना है। अब देश हमारा बन गया तो उसमें रहेंगे आदमी, तो यानी कि हमारे नागरिक आ गए। अब अगर यहाँ पर नागरिक आ गए हैं तो नागरिकों के लिए कुछ अधिकार भी होने चाहिए, तो उसी प्रकार से मौलिक अधिकार हमारा तीसरे नंबर पे आ गया। अब जाहिर सी बात है कुछ अधिकार यहाँ पर दे दिए गए, तो उसके बाद में यहाँ पर जो सरकार होगी उसके लिए भी दायित्व ये दिया जाएगा कि आप इन नागरिकों के लिए कुछ बेहतर नियम कानून भी बनाएं। तो वही हमारा है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। और कुछ यहाँ पर हमारे नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में भाग 4A के 51A अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं 5वें भाग की। तो इसमें 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और इसमें है क्या, तो इसमें हमारा पूरा संघ शामिल है। संघ मतलब केंद्र के जो भी चीजें हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का प्रावधान आपको मिलेगा, उपराष्ट्रपति का प्रावधान मिलेगा, मंत्रिपरिषद जो होती है उसका प्रावधान यहीं पर है, संसद का, सुप्रीम कोर्ट का, तो इन सभी के प्रावधान हमारे 5वें भाग में दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं छठे भाग की। तो छठे भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक शामिल किया गया है और इसमें हमारे राज्य के बारे में दिया गया है। तो जैसे 5वें में केंद्र के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से छठे भाग में हमारे राज्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब राज्य में क्या क्या आती हैं, तो राज्य में जैसे हमारा गवर्नर हो गया, मंत्रिपरिषद हो गई, विधानमंडल हो गई, हाई कोर्ट हो गई, तो ये सारी चीज़ें छठे भाग में शामिल की गई हैं। 7वां आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब 7वें में था क्या, तो आपको अगर याद हो तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे जो यहाँ पर राज्य थे उनको कई सारे समूहों में बांटा गया था, जैसे समूह का वाले राज्य, समूह खा वाले राज्य, गा वाले राज्य। तो इसमें हमारे भाग खा के वाले जो राज्य थे वे शामिल थे। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इस भाग को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में 7वां भाग अब नहीं है। फिर बात करते हैं 8वें भाग की। तो इसमें अनुच्छेद 239 से 242 शामिल हैं और इसमें हमारे जो यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर आपको याद रखना है 9वें भाग के बारे में। तो 9वें भाग की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 243 से 243O शामिल है, पंचायतों का प्रावधान इसमें दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं 9th A की। तो 9th A की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे अनुच्छेद 243B से 243ZG को शामिल किया गया है। इसमें हमारी आ जाती हैं नगर पालिकाएं। क्या है, नगर पालिकाएं हैं और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं 9th B की। तो इसमें हमारे 243, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है वैसे, हाँ इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, पंचायत और नगर पालिका के बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग 9th B की यहाँ पर बात करते हैं तो 9th B में आपको मिलेंगी सहकारी समितियाँ, जिसे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं और इसे हमारे संविधान में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10th की बात करें तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर बात करते हैं भाग 11 की। तो भाग 11 की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 को शामिल किया गया है और इसमें हमारे संघ और राज्यों के बीच में किस प्रकार के वित्तीय संबंध होंगे या फिर प्रशासनिक संबंध होंगे, तो उन सभी के बारे में प्रावधान दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 264 से 301 की बात करें तो हमारे संघ और राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं उनके बारे में स्पेशली प्रावधान दिया गया है 264 से 301 के बीच में। और आर्टिकल 301 के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो चलिए कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा प्रावधान दिया गया है। फिर बात करते हैं भाग 13 की। तो ये बस आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से भाग 14 की बात करते हैं तो इसमें हमारे संघ और राज्यों की जो अखिल भारतीय सीमाएं आती हैं उनको शामिल किया गया है। उसी प्रकार से 14A की बात करते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 14A की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे अभिकरण बनाए गए हैं, यानी कि जो हमारे ट्राइब्यूनल होते हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है अनुच्छेद 14A में। और इसके लिए 2 ही आर्टिकल हैं, एक तो है 323A, दूसरा यहाँ पर है 323B। फिर बात करते हैं 15वें भाग की। तो इसमें हमारे निर्वाचन की बात की गई है और आपको पता होगा हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग है उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो 324 से 329 तक 15वें भाग में शामिल है और इसमें हमारे देश में निर्वाचन की बात की गई है। फिर आपको 3 और याद रखने हैं। एक तो हमारा है 17वां।
17वें की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल किया गया है और इसमें हमारे भारत की राजभाषाएं क्या होंगी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी होंगी उनके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से भाग 18 की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 को शामिल किया गया है और इसमें विशेष रूप से इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है यानी कि जो हमारे देश में 3 आपातकाल होते हैं जैसे कि एक होता है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, उसी प्रकार से एक हमारा होता है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और एक हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि होता है वित्तीय आपातकाल और उसके बारे में अनुच्छेद 360 में प्रावधान दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक हमारा है 20वां भाग, तो 20वें भाग में सिर्फ एक आर्टिकल शामिल किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो बस इतने भाग आपको याद रखने हैं, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो वहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो कई सारे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। कल सुबह की जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम लोग दुनिया में जो भी आपके प्रमुख उत्पादक देश हैं यानी कि चाहे हम कृषि में बात करें या फिर मिनरल की बात करें तो उन सभी में जो उत्पादक देश हैं या फिर हमारे देश में जो राज्य हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो सुबह आपको 9 बजे वह वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।